जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया हिंदी की क्लास से जुड़ने के लिए। देखिए मित्रों, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और खुद को सबल मानोगे तो सबल। अर्थात जिस प्रकार से आप सोचेंगे उसी प्रकार से आप धीरे धीरे ढलते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए आप अपने तैयारी के प्रति अपना मजबूत इरादा बनाकर रखिए, क्योंकि आपके साथ आज से मैं इस क्लास के माध्यम से जुड़ रहा हूं और आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। और आप भी प्रण कर लीजिए कि आपको रेगुलर जुड़ना है। डेली एक क्लास मेरी आपको हिंदी की देखनी ही होगी। देखिए, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे संपूर्ण भारतवर्ष में कोई भी एग्जाम हो रहा है, यदि समान हिंदी पूछी जा रही है, यानी कि व्याकरण वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, तो ये आपकी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल कुछ एग्जामों के मैं नाम उदाहरण के लिए लिख दिए हैं। जैसे आप मान लीजिए टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, तो टीचिंग एग्जाम में जैसे टेट देते हैं, टेट में आता है लगभग 30 क्वेश्चन। टेट में कितना क्वेश्चन आता है? 30 क्वेश्चन आता है। तो इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। यस टेट कोई देने वाला है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें आप देखेंगे 10 प्रश्न आता है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी जूनियर अगर कोई देने वाला विद्यार्थी है तो वहां पर आप देखेंगे बिहार में जो जूनियर का पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन हिंदी का आता है और समान हिंदी का ही रहता है। उसमें आप देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन साहित्य का रहता है। बाकी जितने क्वेश्चन होते हैं वो सभी के सभी हिंदी व्याकरण के होते हैं। इसलिए एक क्लास उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई टीजीटी देने वाला हो या पीजीटी देने वाला हो, टीजीटी पीजीटी में लगभग आप देखेंगे 30 से 35 क्वेश्चन व्याकरण का होता है, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि टीजीटी पीजीटी कौन सी, तो चाहे आप यूपी का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, चाहे केबीएस का दे रहे हो, चाहे एनबीएस का दे रहे हो, या उत्तराखंड का दे रहे हो, या एमपी का दे रहे हो, या छत्तीसगढ़ का दे रहे हो, या बिहार का दे रहे हो, या हरियाणा का दे रहे हो, या हिमाचल प्रदेश का दे रहे हो, या राजस्थान, किसी भी स्टेट का आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, सभी में व्याकरण पूछा जाता है और आपके लिए महत्वपूर्ण ये होने वाला है। टीजीटी पीजीटी में लगभग 30 से 35 प्रश्न व्याकरण से आते हैं, जो आपको यहां से कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा वनडे एग्जाम की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो जैसे यूपीपी, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का अभी हाल ही में पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया है। तो हमारे जितने भी मित्र इसमें भागीदारी लेने वाले हैं, भागीदार हैं, वो सभी के सभी इस क्लास से जुड़ जाएं। और आपका कर्तव्य है कि आप अपने उस मित्र तक इस क्लास को पहुंचाइए जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाला है। देखिए, एग्जाम डेट अभी आया नहीं है, लेकिन एग्जाम डेट जैसे ही ये चुनाव होगा, चुनाव के बाद तुरंत ही घोषित हो जाएगा, तो आपको पढ़ने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। जैसे पिछली बार जब फॉर्म आया था, अभी जब फॉर्म आया था तो आपको 2 महीने का मात्र समय मिला था। 2 महीने में कौन सिलेबस कंप्लीट कर सकता है? केवल आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, बाकी कंप्लीटली आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए यूपीपी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग जुड़ जाइए। निश्चित रूप से आपको यहां से कल्याण होगा। 37-38 क्वेश्चन आता है, उसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। क्योंकि आप देखें, पिछला जो पेपर हुआ था 4 शिफ्ट का पेपर हुआ था, हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं सभी फोन कर बता रहे थे कि सर आपने जैसा पढ़ाया था पूरा का पूरा फंसा हुआ था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। अब देखिए, अगर वैसे करते समय गलत हो जाए तो बात की बात है, बाकी सभी आपको पढ़ाया जाता है। तो यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश है, पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, जीडी का पेपर हो गया, यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी परीक्षा हो, जैसे आप पेट देते हैं या वीडियो देते हैं या लेखपाल देते हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान देना है। या एक आता है इसी में आप देखेंगे यहाँ पर सीसैट और आरओ लिखा हुआ है। तो देखिए सीसैट जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो होता है, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें सीसैट में भी
भी क्वेश्चन आते हैं, तो 20 प्रश्न रहता है सीसैट वाला, वो आपका यहां से कवर हो जाएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस का जो आरओ यारो होता है उसमें 60 क्वेश्चन होता है आरओ यारो में, वहां आप देखेंगे मात्र 6 ही चैप्टर है, उसको भी यहां पर पढ़ाया जाएगा, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। हाई कोर्ट का जो आरओ यारो होता है उसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से आता है, इसलिए उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास होगी। जो हमारे मित्र फ्रेंड जो हमारे साथी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसमें 50 क्वेश्चन आता है हिंदी का, और हिंदी व्याकरण से ही लगभग रहता है, तो उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रिय साथियों, आप सभी को ये ध्यान देना है, इन सभी एग्जामों में आने वाले हैं, यहाँ जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा सभी एग्जाम में काम करेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो आपका काम क्या है, आपका कार्य केवल इतना है कि आज ये पहली क्लास है, इसलिए आपका जो भी मित्र हो, जो भी फ्रेंड हो, जो भी आपका सखी हो, जो भी आपका सहेली हो, जो भी आपके भाई बंद हो, उनके तक आपको इस क्लास को पहुंचाना है। केवल इतना ही कार्य करना है, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, यानी बिना पैसा का ये क्लास चलेगी। यानी देखिए, ऑफलाइन में बहुत सारे खर्चे होते हैं, इसलिए वहां पर संभव नहीं हो पाता है फ्री में चलाना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, तो इसमें बहुत खर्चा विशेष रूप से नहीं है, तो इसलिए इस क्लास को मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं। और आप देखिए, इस बोर्ड से परेशान मत होइएगा कि ये व्हाइट बोर्ड है, अगर आपका प्यार और सहयोग बना रहेगा तो इसी बैच के अंत होने से पहले पहले मैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर आ जाऊंगा। केवल आपको अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना है और सहयोग देना है, बस इतना ही आपको कार्य करना है। आप अपना भी भला मनाइए, अपने साथ साथ अपने मित्रों का भी भला मनाइए, यानी कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। देखिए, शेयर आज ही मैं कह रहा हूं, आज के बाद आपको किसी भी क्लास में नहीं कहने वाला हूं। आपकी इच्छा अगर होगी, अगर एक क्लास आपको पसंद आएगी तो आप शेयर करिएगा, नहीं कोई बात नहीं है। आइए फिलहाल इस क्लास को हम लोग और आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्लास लगभग आपकी लगभग एक क्लास 90 से 100 क्लास होने वाली है, 110 क्लास तक भी जा सकती है, यानी कि लगभग 3 से 4 महीना इस क्लास को पूर्ण करने में लगेगा। तो इसलिए पहली क्लास है, तो पहली क्लास में ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर मैं इस क्लास को क्यों देख रहा हूं, मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आपको जान लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो देखिए, ये सभी एग्जाम के मैंने नाम लिखा हो सकता है मैं कुछ एग्जाम का नाम भूल गया हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी मैं पाठ्यक्रम लिखूंगा तो आप पाठ्यक्रम में सिलेबस आप मिला लीजिएगा। देखिए मित्रों, एक बात को हमेशा आप ध्यान दिया करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप सिलेबस देखा करें, और सिलेबस में देख लिया करें कौन कौन सा चैप्टर दिया है, उस हिसाब से आप चैप्टर वाइज चैप्टर तैयारी किया करें, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करें। आप लोग एग्री हैं, आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा, और आप लोग देखिए कमेंट वगैरह के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करें, ठीक है ना। कमेंट वगैरह करने के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करें, उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है। क्लास चलती रहेगी, आप टाइपिंग करने में बिजी रहेंगे, और आपको कोई चीज मैंने महत्वपूर्ण चीज बताया आपका छूट जाएगा, आप टाइपिंग करने के ही चक्कर में पड़ जाते हैं। देखते हैं हम यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें चलती रहती हैं, और उसमें देखते हैं सब आपस में बातें करते रहते हैं। अरे भाई, आपके कीमती समय है, आप जिस एज में हैं, 22 साल, 25 साल, 21 साल, 18 साल, जिस भी एज में है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एज बहुत ही मायने रखती है। भाई साहब, आपको अगर नौकरी लेना है तो 25 साल 28 साल के अंदर नौकरी ले लीजिए, 22 साल के अंदर, 25 साल, मैक्सिमम 28 साल के अंदर आप नौकरी ले लीजिए, नहीं आपकी नौकरी किसी काम की होने वाली नहीं। अगर आपको अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अच्छे से बिताना है, तो आप लग जाइए, बिल्कुल जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें लग जाइए, डूब
जाइए यार, कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त मित्र यार को भूल जाइए, कहीं पर मत जाइए। इस समय लगन चल रही है, शादी विवाह के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका एग्जाम चला जाएगी, परीक्षा चले जाएगी, तो कोई आपका शादी विवाह वाला आपका हेल्प करने वाला नहीं होगा। अगर आप जाएंगे मामी के यहाँ, मौसे के यहाँ आप जाएंगे, वहां पर आप शादी पड़ी हुई है, एक हफ्ते से जाकर वहां पर काम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, वही मामा, वही मामी, वही मौसा, वही बुआ आपसे पूछेंगे किस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने तैयारी के प्रति, अपने एग्जाम के प्रति ईमानदार रहिए। आप अपने आप को अनुशासन में ढालिए, सुबह टाइम से उठिए, रात में टाइम से सोइए, ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पड़िए, ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। यूट्यूब आप खोलिए केवल क्लास देखने के लिए, तो थोड़ी बहुत जानकारी न्यूज देखने के लिए, बाकी आप दुनिया भर का अनर्गल चीजें, मूवी, वेब सीरीज के चक्कर में मत पड़िए। और दोस्त यार, ये सब आपके बने रहेंगे तब जब आपके पास पैसा होगा, नौकरी होगा, अन्यथा सब छोड़कर आपको चले जाएंगे। 2-4 साल आपके साथ रहेंगे, 2-4 साल के बाद आपका सब साथ छोड़ के चले जाएंगे। आपका मित्र वही बचेगा जो आपके समान होगा। यानी कि आप नौकरी पाए रहेंगे तो आपके साथ सब लोग होंगे, लेकिन अगर आप नौकरी नहीं पाए होंगे तो जो दूसरा बेरोजगार होगा वही आपका केवल मित्र रहेगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं सामान्य हिंदी। देखिए मित्रों, एक बात मैं पहले से आपको कह दे रहा हूं, इस बोर्ड के चक्कर में मत पड़िएगा कि व्हाइट बोर्ड है कि डिजिटल बोर्ड, इसमें क्या फायदा है यार। आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए डिजिटल बोर्ड पर तो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा देंगे, वो आपको समझ में तो आएगा लेकिन उड़ जाएगा बाद में। इसमें है एक एक शब्द को मैं लिखूंगा और आप उसको नोट करेंगे। आज से ही कॉपी पेन उठा लीजिए, एक बढ़िया नोट्स बना लीजिए। आज से ही आप डेली का डेली जितना मैं लिखाऊंगा आप लिखते हुए मेरे साथ साथ चलेंगे, और मैं पूरा एक एक बात को लिखते हुए बोर्ड पर चलूंगा। आपको भी साथ में लिखते हुए चलना है। एक अच्छी आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी। नोट्स तैयार करने से फायदा ये आपका होगा, एग्जाम से पहले, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आप खूब अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। क्लास को बार बार नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे टीचर लोग कहते हैं आप इस क्लास को 20 बार देख डालिए। कोई 20 बार देख पाएगा यार? 120 क्लास है मान लीजिए आपके पास, तो कोई 120 क्लास है मान लीजिए हिंदी की, तो क्या आप उसको 12 बार 15 बार सुन पाएंगे? कभी नहीं सुन पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपके पास उतना टाइम ही नहीं। इसलिए आप नोट्स बनाना आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपको मित्रों ध्यान देना है। क्लियर है? आइए अब हम लोग इस क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्लास पहले है, आज आइए देख लेते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम कि आपको पढ़ना क्या है। क्लियर है ना? चैप्टर स्टार्ट करने का कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको सबसे पहले मैं पाठ्यक्रम बताने का काम करूंगा और ये आपको ध्यान देना है। और आप अपने सिलेबस से मिला लीजिए कि पाठ्यक्रम जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो आपके काम का है कि नहीं। देखिए सबसे पहले सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। सामान्य हिंदी को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं भैया? 2 भागों में बांट सकते हैं। अब यहीं से आप लोग ऐसे सामान्य हिंदी हेडिंग डाल लीजिएगा, क्लास संख्या 1 लिख लीजिएगा, ताकि कभी भी कोई समस्या हो, क्लास संख्या लिखे रहेंगे तो उसी क्लास पर आप जाकर वहां पर आप क्लिक करके दोबारा देख सकते हैं। क्लियर है? तो सामान्य हिंदी हेडिंग डालिएगा, इसको 2 कॉलम बनाइएगा। एक साइड लिखिएगा हिंदी व्याकरण, यानी कि क्या पढ़ना है भैया? हिंदी व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम की दृष्टि से। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर दूसरा पोर्शन आता है हिंदी साहित्य। कौन सा आता है भैया? हिंदी साहित्य। देखिए यहां पर हिंदी 2 स्थान पर 2 मेल से लिखा हुआ, यहां पर हिंदी में अनुस्वार लगा हुआ है, यहां पर हिंदी में पंचमा अक्षर लगा हुआ है। देखिए ए भी हिंदी शब्द सही लिखा हुआ है, ए भी हिंदी शब्द सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा अच्छा है तो ज्यादा अच्छा ए हिंदी लिखा हुआ है। ए आपको ध्यान देना है। तो देखिए साहित्य में बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़ना है। साहित्य में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आप देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपको भाषा विज्ञान पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? भाषा विज्ञान आपको पढ़ना है। 3 चीजें यहां पर पढ़ना है, क्रम से लिख दे रहा हूं। यहां पर देखिए साहित्य में आपको 3 चीजें पढ़ना है। पहला तो आपको पढ़ना है भाषा विज्ञान। क्या पढ़ना है भैया? भाषा विज्ञान पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है
काव्य शास्त्र। क्या पढ़ना है? काव्य शास्त्र पढ़ना है। देखिए जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनमें बहुत सारा काव्य शास्त्र पढ़ना होता है, यानी कि जैसे काव्य हेतु हो गया, काव्य प्रयोजन हो गया, काव्य गुण हो गया, काव्य दोष हो गया, अविधा लक्षणा व्यंजना हो गया। इस प्रकार से बहुत सारा चीजें पढ़ना होता है। लेकिन आप जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए आप देखिए काव्य शास्त्र में 3 ही चैप्टर पढ़ना है। एक तो रस पढ़ना है, दूसरा छंद पढ़ना है, और तीसरा भाई साहब क्या पढ़ना है? अलंकार पढ़ना है। ये आपको ध्यान देना है। तो 3 ही चैप्टर पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है और अलंकार पढ़ना है। किसमें? काव्य शास्त्र में। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आप मुख्य रूप से कवि देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? मुख्य रूप से कवि देखेंगे, और कवि ने कौन सी रचना की है उसे आप देखेंगे। रचना के अलावा कवि ने कौन सी पंक्ति लिखी है, पंक्ति भी पूछी जाती है। जैसे आप देखेंगे वीडियो वाला जो एग्जाम हुआ अभी हाल ही में 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पंक्ति भी पूछी गई थी, तो ये आपको भी ध्यान देना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? कवि पढ़ना है, और कवि कौन सी रचना की है, कौन सी पंक्ति लिखी है, इसको हमें आपको समझना है। यहाँ पर आइए, ये तो हिंदी साहित्य वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पर देखिए व्याकरण वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो व्याकरण वाले पोर्शन में सबसे पहला चैप्टर आता है वर्ण विचार। कौन सा आता है भैया? वर्ण विचार आता है, जिसे आप लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। दूसरा चैप्टर आता है शब्द। देखिए शब्द की अगर बात की जाए तो शब्द कई प्रकार के होते हैं। शब्द कई प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार होते हैं, प्रयोग के आधार पे होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए मैं सब नोट करा दे रहा हूं, ये आपका सिलेबस है तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है। देखिए एक तो होता है, आप सुने होंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और आप सुने होंगे योग रूढ़ शब्द। क्लियर है? तो यहां से प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है सब एग्जाम में, रूढ़ शब्द पूछेगा या तो यौगिक शब्द पूछेगा या तो योग रूढ़ शब्द पूछेगा। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा आपको, अविधा लक्षणा और उसके बाद व्यंजना। देखिए एक केवल यूपीएसआई में पूछा गया है कि शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, अविधा लक्षणा व्यंजना। केवल यही पूछा है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम डिटेल कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया, अविधा लक्षणा व्यंजना हो गया। फिर आप सुने होंगे विकारी शब्द। क्या सुने होंगे भैया? विकारी शब्द सुने होंगे। और विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो संज्ञा आता है, दूसरा चैप्टर आप देखेंगे सर्वनाम आता है, और तीसरा चैप्टर अगर आप देखेंगे तो क्रिया आता है, और चौथा चैप्टर अगर आप देखेंगे तो कौन सा आता है? विशेषण आता है। किसमें? विकारी में आता है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक होता है अविकारी शब्द। कौन सा होता है? अविकारी शब्द। अविकारी अगर शब्द की बात की जाए तो इसमें भी 4 चैप्टर होते हैं। एक तो होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक, एक होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और एक होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि
बोधक। देखिए इनको अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को और किस नाम से जाना जाता है? अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो गए कौन से? बोधक। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सार्थक शब्द होते हैं। सार्थक कुछ क्या होते हैं? सार्थक शब्द होते हैं, कुछ निरर्थक शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्द में आप देखेंगे जैसे पर्यायवाची आता है। क्या आता है भैया? पर्यायवाची आता है। आप देखेंगे एकार्थी आता है, अनेकार्थी आता है, विलोम शब्द आता है। ये आपको ध्यान देना है सार्थक में। फिर उसके बाद आप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। देशज शब्द पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी में तो एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, पुलिस में भी आ सकता है। तत्सम तद्भव देशज हो गया। देशज के अलावा अगर आप देखेंगे विदेशी शब्द भी पूछे जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? विदेशज। इसके अलावा आप देखेंगे अर्ध तत्सम भी होता है, अर्ध तत्सम भी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे संकर शब्द या द्विज शब्द भी होता है। इसके अलावा देखेंगे अनुकरणात्मक शब्द होता है। क्या होता है भैया? अनुकरणात्मक शब्द होता है। जैसे टन टन का टन टन की आवाज आई, टन टनाना। भिन्न भिन्न की आवाज आई, भिन्न भिनाना। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, मिमियाना। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं और अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो ये सभी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मित्र, शब्द के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चैप्टर है लिंग, एक चैप्टर है वचन, एक चैप्टर कौन सा है? कारक। तो लिंग वचन कारक पढ़ना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे लिंग वचन कारक के बाद आप देखेंगे काल, काल यानी कि टेंस। फिर उसके बाद आप देखेंगे वाक्य, वाक्य के बाद आप देखेंगे वाच्य, वाच्य के बाद आप देखेंगे प्रश्न चिन्ह, विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं भैया? प्रश्न चिन्ह नहीं, विराम चिन्ह। यहाँ 5वें नंबर पे लिख लेते हैं। कौन सा? विराम चिन्ह। देखिए चिन्ह लिखा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद 6ठे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आता है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या आता है? उपसर्ग और प्रत्यय। आप देखेंगे यहां से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। उपसर्ग प्रत्यय के बाद आप देखेंगे एक आता है भैया संधि और कौन सा? समास। संधि और कौन आता है? समास आता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसके अलावा आप देखेंगे वर्तनी आता है। वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि। क्या क्या आते हैं भैया? वाक्य शुद्धि और कौन आता है? शब्द शुद्धि आता है। यहां से निश्चित रूप से प्रश्न आता है। जैसे सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का पिछले वर्ष 2023 में, तो 2023 या 22 में हुआ था, तो उसमें वाक्य से 6-7 प्रश्न दिया था। अभी पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसमें भी वाक्य से प्रश्न आया था। तो वाक्य शुद्धि से प्रश्न आता है। वाक्य शुद्धि भी दे सकता है और शब्द शुद्धि भी दे सकता है, ये आपको ध्यान देना। जैसे पेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो संधि दिया था, संधि बिल्कुल सही किया था लेकिन शब्द गलत लिखा था, इसलिए वहां पर वो गलत मान लिया गया था। तो ये आपको ध्यान देना है। वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे लोकोक्ति और मुहावरे की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? लोकोक्ति, लोकोक्ति और क्या भैया? मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे भी आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भैया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं। क्या भैया? अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है। इसके अलावा आप देखेंगे सम भिन्न, सम भिन्न, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आता है। क्या आता है भैया? समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आता है। यानी कि सुनने में समान हो, लेकिन देखिए सम मतलब समान, श्रुत मतलब सुनना, भिन्न अर्थ, भिन्न अर्थ, यानी कि सुनने में समान, सुनने में समान हो लेकिन अर्थ कैसा देता हो? भिन्न देता हो। जैसे अंश, अंश, एक अंश का मतलब कंधा होता है, एक अंश का मतलब भाग होता है। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है?
तो ये हो गए मोटा मोटा सिलेबस। अगर कोई चैप्टर मान लीजिए छूट गया होगा तो आप 12वां नंबर डाल लीजिएगा विविध। क्या नंबर डालेंगे भैया? विविध। विविध में आपको क्या बताया जाएगा? विविध में आपको बताया जाएगा जैसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ये सभी को बताया जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो ये सभी जो पुरस्कार होते हैं उसको बताया जाएगा। इसके अलावा जो साहित्य में है पत्र और पत्रिकाएं हैं उनको भी बताया जाएगा। तो ये आपका पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाएगा। मान लीजिए भूलवश अगर कोई चैप्टर छूट गया होगा तो वो भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। क्लियर है भैया? तो ये आपका मोटा मोटा क्या है? पाठ्यक्रम है। इसी पाठ्यक्रम को हमें स्टार्ट करना है। आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा उसी चैप्टर से मैं शुरुआत कर दूंगा। चूंकि ये सभी कई बार पढ़ाया जा चुका है तो कोई समस्या की बात नहीं है। ऑफलाइन अभी भी बैच चल रहा है। अभी 12 तारीख को नया बैच स्टार्ट हुआ था। तो जो लोग यहाँ आसपास रहने वाले हैं वो लोग ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप ऑनलाइन में आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। मैंने आपको कई बार बोल चुका कि फ्री ऑफ कास्ट का ये मत सोचिएगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, पैसा नहीं लिया जा रहा है। पैसा जो लोग अगर सहयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप सहयोग भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, तो ये आपको ध्यान देना, चूंकि आपके प्यार सहयोग से ही मुझे इस व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पर जाना है। क्लियर है? अपने आपको ध्यान हमेशा देना है कि अपने सिलेबस के प्रति आप अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहिएगा। इस सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। समान हिंदी में आपको क्या क्या देखना भैया? एक तो हिंदी व्याकरण पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य। हिंदी व्याकरण में आप देखेंगे वर्ण विचार से हम लोग शुरुआत करेंगे, वर्णमाला हो जाएगा। फिर शब्द में आप देखिए रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, यौगिक शब्द पढ़ेंगे, योग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ेंगे। अविकारी में आप देखेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। सार्थक शब्दों में पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द पढ़ेंगे। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्ध तत्सम, संकर को ही द्विज भी कहते हैं। और इसके अलावा कौन सा है? अनुकरणात्मक है। ये आपको ध्यान देना है। इसमें आप देखिए लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, काल हो गया, वाक्य हो गया, वाच्य हो गया, विराम चिन्ह हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, शब्द शुद्धि हो गया, लोकोक्ति हो गया, मुहावरा हो गया। अनेक शब्दों के लिए एक हो गया, एक शब्द समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ये आपको ध्यान, अनेक शब्दों के लिए मतलब अनेक, एक वाक्य कोई दे देगा उसके लिए एक शब्द। और समश्रुत भिन्नार्थक मैंने आपको बता दिया। सम का मतलब होता है बराबर, श्रुत का मतलब ध्वनि, और भिन्न का मतलब भिन्न, और अर्थ मतलब अर्थ। तो श्रुत मतलब सुनने में जो समान अर्थ, सुनने में जो समान हो किंतु अर्थ कैसा दे, भिन्न दे, उसी को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसके अलावा साहित्य में देखिए, सबसे पहले भाषा विज्ञान पढ़ना है। भाषा विज्ञान में प्रिय मित्रों आपको मैं ये बताऊंगा किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ, किस प्रकार से भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप क्या है, भाषा का विकास कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या होता है, उसका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हिंदी मातृभाषा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और हिंदी के विकास में किस प्रकार से भूमिका कौन कौन निभाए, ये भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर संविधान में उसका क्या स्थान है, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर काव्य शास्त्र में रस है, छंद है, अलंकार है। देखिए रस, छंद, अलंकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ से निश्चित रूप से चाहे उत्तर प्रदेश आप पुलिस दीजिए, चाहे दरोगा दीजिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, जूनियर कोई भी एग्जाम दीजिए, हर जगह पर यहाँ ये 3 चैप्टर से प्रश्न आता ही आता है। जैसे इस बार पुलिस में भी देखिए चारों शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया था छंद से। चारों शिफ्टों में छंद से पूछा गया था प्रश्न, रस से पूछा गया था, अलंकार से पूछा गया था। तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
टीचिंग के लिए भी और वनडे एग्जाम के लिए भी, तो आपको ये क्लास देखना है। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही लाजवाब है भाई साहब, इतना अच्छा है हिंदी साहित्य के इतिहास की पूछिए मत। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। निश्चित रूप से आपके जीवन में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप देखेंगे एक प्रेमचंद जी हैं, कौन है भैया, प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी अगर आप देखिए एक कहानी लिखे थे बूढ़ी काकी। एक कहानी कौन सी लिखे थे भैया, बूढ़ी काकी। एक कहानी लिखे थे बूढ़ी काकी, और कहानी किसने लिखा था, प्रेमचंद महोदय जी ने। किसने लिखा था भैया, प्रेमचंद जी एक कहानी लिखे थे बूढ़ी काकी। इसमें कौन कौन चार पात्र थे, इसमें कौन कौन से थे, चार पात्र थे। एक तो बूढ़ी काकी थी, और दूसरे नंबर पर उनका बेटा था, और तीसरे नंबर पर उनकी बहू थी। कौन थी भैया, बहू थी। और चौथे नंबर पर इन दोनों का एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली। क्या नाम था भैया, लाडली। ये चार पात्र होते हैं। प्रेमचंद जी एक कहानी लिखे थे बूढ़ी काकी, और बूढ़ी काकी में चार लोग होते हैं। एक तो बूढ़ी काकी होती हैं पहले नंबर पे। बूढ़ी काकी का मतलब पापा के मम्मी, यानी कि हम लोगों की दादी। तो इस प्रकार से आप समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बूढ़ी काकी में चार पात्र हैं। बूढ़ी काकी है, और उनका एक बेटा है, उनकी बहू है, और बेटा और बहू से उत्पन्न एक बेटी है जिसका नाम लाडली होता है। तो इसमें दिखाया ये गया है कि जो बूढ़ी काकी होती हैं उनका सारा का सारा जर जायदाद, जितने भी धन दौलत होते हैं, पैसा होते हैं, वो बूढ़ी काकी अपने बेटे और बहू को सौंप देते हैं। तो बेटे और बहू को जो पैसा सौंप देते हैं, धन दौलत सौंप देते हैं, तो ये लोग यहाँ पर आप देखेंगे बूढ़ी काकी को ध्यान में नहीं रखते हैं। देखिए जैसे जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी प्रवृत्ति जो होती है एक बच्चों जैसे हो जाती है। यानी कि जैसे छोटा बच्चा होता है उसको दिन भर में बहुत सारा चीज खाने का मन कहता है, वैसे कोई व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसी प्रवृत्ति का हो जाता है, तरह तरह की चीजों को खाने का मन कहता है बूढ़े व्यक्ति को। तो वैसे हमारी कौन थी भैया, बूढ़ी काकी थी। तो बूढ़ी काकी बहुत ही उनका मन कहता था कि मैं एक खाऊं वो खाऊं, दुनिया भर का खाने का मन कहता था। लेकिन बहू जो थी थोड़ा से चालाक थी, वो खिलाती नहीं थी। लेकिन जो लाडली पुत्री थी वो बूढ़ी काकी का बहुत ध्यान रखती थी, और बूढ़ी काकी को हमेशा खाना खिलाने कौन जाती थी, लाडली जाती थी। यानी कि बिटिया थी, छोटी सी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, लेकिन बहुत समझदार थी, वो काकी का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन हुआ ये कि इनके यहाँ एक प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम में बूढ़ी काकी को कहा जाता है कि इसी घर में तुम्हें बैठे रहना है, तुम्हें प्रोग्राम में नहीं आना है, नहीं तुम पूरा प्रोग्राम का सत्यानाश कर दोगी। सोचिए जो माँ इनको जन्म दी थी उन्हीं को एक घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। अब बूढ़ी काकी घर में बैठी है, बाहर प्रोग्राम चल रहा है, जलेबी छन रही है, कचौड़ी बन रही है, पूरी बन रही है, सब्जी बन रही है, और उसकी महक, उसकी खुशबू जैसे जैसे बूढ़ी काकी के नाक में पहुंचती है, बूढ़ी काकी परेशान हो जाती है। और बूढ़ी काकी का मन कहता है कि मैं कितना पाऊंगी खा जाऊं, लेकिन उनको रोक था कि तुम बाहर नहीं निकल सकती। बूढ़ी काकी वेट करते करते 10, 11, 12 बज गया रात। उसके बाद वहां बाहर प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। बेटा और बहू दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। लाडली बिटिया भी उस दिन उस प्रोग्राम में बहुत ही व्यस्त हो गई, बच्चों के साथ खेलने में, वो भी बूढ़ी काकी को भूल जाती है। बूढ़ी काकी अचानक से उठती हैं। 12-1 बजे रात हो चुकी थी, प्रोग्राम समाप्त हो गया था। और जो पत्तल होता है ना, खाने के बाद एक स्थान पर रखते हैं, फेंकते हैं, उसी पत्तल में जो पूरी बची हुई होती है, सब्जी बची हुई होती है, मिठाइयां बची हुई होती हैं, बूढ़ी काकी उठती हैं और जाती हैं उसी पत्तल से निकाल कर बूढ़ी काकी एक एक मिठाई, पूरी, सब्जी जो भी होता है उसे खाती रहती हैं। इतने में बेटा और बहू पीछे से आ जाते हैं। उस दृश्य को देखकर बेटा और बहू का बिल्कुल दिल पिघल जाता है। उसी दिन से बूढ़ी काकी को अपने साथ रखते हैं और हमेशा खिलाने पिलाने लगते हैं। तो एक कहानी थी किसकी, प्रेमचंद जी का।
तो प्रेमचंद जी का एक ही उद्देश्य था इस कहानी के माध्यम से बताने का कि जो हमारे परिवार में दादी होती हैं, दादा होते हैं, यानी जो बुजुर्ग होते हैं, उनको हमें ध्यान देना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, आप के घर में हो सकता है कि आप लोग सही व्यवहार करते हो अपनी माँ के लिए, अपनी दादी माँ के लिए, अपने दादाजी के लिए, लेकिन आप देखते होंगे आस-पास पड़ोस में, आपके क्षेत्र में बहुत लोग निर्दयी होते हैं जो बूढ़ी काकी को या बूढ़े दादा का साथ नहीं देते हैं, उनको सही टाइम पर खाना नहीं खिलाते हैं, सही टाइम पर दवा नहीं देते हैं, सही टाइम पर पानी नहीं देते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आपको सीख यही मिली मित्रों कि आपके पास आपके मम्मी पापा हो या आपके पापा के मम्मी या पापा हो, यानी कि आपके दादी या दादा हो, जो भी आप कहते हो, मम्मी पापा जो भी आप कहते हो, आपको उनको ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से आपको यही सीखना चाहिए। और आपके समाज में अगर कोई कार्य आपके सामने गलत कर रहा है तो उसको आपको बताने का भी कार्य करना चाहिए। तो ये थी बूढ़ी काकी की कहानी। ऐसे बहुत सारी प्रेमचंद जी 292 कहानियां लिखे हैं। सोचिए 292, लगभग 300 कहानियां लिखे हैं प्रेमचंद जी, बहुत ही अच्छी हैं। हम प्रयास ये करेंगे हर क्लास में आपको कोई ना कोई एक कहानी भी सुनाएंगे, ताकि आपकी जो रुचि है हिंदी के प्रति, देखिए हिंदी अपनी मातृभाषा है और बहुत ही अच्छी एक क्लास होने वाली है। आपको डेली कुछ ना कुछ आपको सुनाया जाएगा ताकि आपकी रुचि इस क्लास से बनी रहे। आप केवल इतना ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास, और इस क्लास को कंटिन्यू देखिएगा। शेयर करिएगा या मत करिएगा उसको भूल जाइए, एक काम जरूर करिएगा, आप एक नोट्स खरीद लीजिएगा और मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा आप उतारते जाइएगा, डेली का डेली लिखिएगा। तो ये आपको क्लासें बहुत ही बेहतरीन समझ में आएंगी। जब आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही मजा आएगा। क्लियर है फिर दोस्तों? तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी जुड़े हुए थे उन सभी का फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया देता हूं। आप इस क्लास को एंजॉय करिएगा, आपके परीक्षा में निश्चित रूप से एक क्लास काम आएगी। कल से मैं इसी में से कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।